जय हिंद साथियों, मैं मंटू। आप सबों का मैं अपने YouTube चैनल मंटू रियल वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर नए टॉपिक के साथ आया हूं। नए टॉपिक है माइनर एक्ट का, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। देखते हैं इसका। कहता है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। हिंदी में देखते हैं, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013। इसमें कुल धारा 30 है, अध्याय 8 और लागू तिथि तो फिर वही है, कहेंगे ये इंपॉर्टेंट ही है मेरे हिसाब से। और लागू तिथि 9 दिसंबर 2013, ये काफी इंपॉर्टेंट है लागू तिथि, आप विशेष रूप से याद रखिएगा। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेरे क्लास शुरू होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं हमेशा से रखता आ रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं पहला पॉइंट्स क्या है। कहता है विशाखा गाइडलाइन संबंधित है किससे? तो विशाखा गाइडलाइन संबंधित है महिलाओं की सुरक्षा से। विशाखा गाइडलाइन किससे संबंधित है? महिलाओं की सुरक्षा से। अब पॉइंट 2 देखते हैं क्या कहता है। उच्च न्यायालय द्वारा विशाखा गाइडलाइन जारी किया गया कब? तो ये 1997 में जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशाखा गाइडलाइन 1997 में जारी किया गया था। अब आते हैं अगला पॉइंट पे। कहता है विशाखा एंड ORS वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान एंड ORS मामले में एक अहम निर्णय दिया था, जिसे विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है, जिसमें सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी करने के लिए कहा था ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न ना हो सके। मतलब सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन जारी किया था विशाखा गाइडलाइन के नाम से। ये केस किसके विरुद्ध था? विशाखा एंड ORS वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का। ये उस मामले में उच्च न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया जिसका नाम था विशाखा गाइडलाइन, सभी राज्य को कि भाई कोई निजी क्षेत्र का या सार्वजनिक क्षेत्र का काम कर रही महिलाओं के साथ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए यौन उत्पीड़न ना हो सके, उसके लिए ये विशाखा गाइडलाइन आया। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोका जाए, यौन उत्पीड़न ना हो। अब अगला पॉइंट है कि कार्य जो यौन उत्पीड़न में शामिल है, मतलब वो कौन से कार्य हैं जो यौन उत्पीड़न में शामिल है या संबंधित हैं। पहला देखते हैं, छूना या किसी महिलाओं को छूना या छूने की कोशिश करना, सेक्सुअल रिमार्क या अश्लील कमेंट करना किसी भी महिलाओं पे, किसी महिला को जानबूझकर शरीर को टच करना या उसका टच करने की कोशिश करना। फिर अगला पॉइंट है यौन संबंध बनाने की मांग करना या धमकी देना। अगला है अपमानजनक यौन टिप्पणी करना। फिर अगला है प्रमोशन या कार्य मुक्ति
या स्थानांतरण की धमकी देकर यौन संबंध बनाने के लिए विवश करना। यह है कि प्रमोशन का या कार्य मुक्ति का या स्थानांतरण की धमकी देकर यौन संबंध बनाने के लिए विवश करना। फिर है अश्लील साहित्य या चित्र या पिक्चर जैसे ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, एसएमएस, एमएमएस पुरुष कर्मी द्वारा महिला कर्मी को भेजा जाना। फिर अगला है शारीरिक या मौखिक आचरण द्वारा महिला कर्मी को परेशान करना। फिर अगला है अश्लील चुटकुले सुनाना। फिर अगला है जबरदस्ती हाथ मिलाना या अनावश्यक मना करने के बाद भी फोन करना। ये सब जो है यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले हैं। ये जितने भी देख रहे हैं आप, ये यौन उत्पीड़न में शामिल है। तो जो ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं, आप प्रयास करें कि किसी भी महिला सहकर्मी के साथ ऐसा ना हो, विशेष ध्यान रखें। फिर हम लोग चलते हैं अगली धाराओं में। फिर कुछ पॉइंट के साथ जो है फिर हम धारा में चलेंगे और इसमें रूल भी है, वो रूल को भी देखेंगे। चलते हैं धारा की। कहता है यह अधिनियम निम्नलिखित में से किस फैसले में दिए गए दिशा निर्देशों को सुव्यवस्थित करता है? तो ये विशाखा मामला है, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कार्यस्थल हो सकता है। कार्यस्थल हो सकता है कौन कौन सा? कोई कार्यालय हो सकता है, कोई दफ्तर हो सकता है, कोई निजी संस्थान हो सकता है या सरकारी संस्थान हो सकता है। कार्यस्थल कोई भी हो सकता है। अगला पॉइंट है इस अधिनियम के तहत पीड़िता कहाँ शिकायत कर सकती है? तो दो जगह शिकायत कर सकती है, एक स्थानीय शिकायत समिति में, एक आंतरिक शिकायत समिति में। स्थानीय शिकायत समिति में जिस कार्यालय में 10 से कम कर्मचारी काम करते हैं उसको जो है स्थानीय शिकायत समिति में शिकायत करना पड़ता है, तो जो जिला में होता है। और जिस कार्यालय में 10 कर्मचारी से ज्यादा काम करता है तो उसी कार्यालय के अंदर एक आंतरिक शिकायत समिति को जो है ना शिकायत करना पड़ता है। तो ये दो जगह शिकायत करना पड़ता है, एक स्थानीय शिकायत समिति, एक आंतरिक शिकायत समिति। आंतरिक शिकायत समिति में 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करेंगे तो वही आंतरिक शिकायत समिति वही कार्यालय में होगा, और स्थानीय शिकायत समिति में अगर 10 से कम कर्मचारी काम करते हैं तो उसको जिला में स्थानीय शिकायत समिति में कंप्लेन करना पड़ेगा, शिकायत करना पड़ेगा। अब अगला है इस अधिनियम के तहत शिकायत कौन कर सकता है? दो जगह शिकायत करना अब कौन कर सकता है? तो पहला है पीड़िता स्वयं कर सकती है, दूसरा है जो पीड़िता शारीरिक रूप से असमर्थ है और शारीरिक रूप से असमर्थ हो तो उसके रिश्तेदार या मित्र या सहकर्मी जो घटना से परिचित हो, लेकिन पीड़िता की सहमति जरूरी है। फिर तीसरा कहता है राष्ट्रीय या राज्य स्तर के महिला आयोग के अधिकारी भी जो है इसको शिकायत कर सकती है। फिर अगला पॉइंट है इस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज होने के 90 दिन के अंदर आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति को जांच पूरी करनी पड़ती है। दोनों शिकायत समिति को जो है ना 90 दिन के अंदर जांच पूरी करनी पड़ती है। अगला पॉइंट है यदि नियोक्ता इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में असफल रहता है तो उसे 50,000 रुपए तक का दंड भरना पड़ता है। नियोक्ता मतलब जो कंपनी का मालिक होगा या जो नियुक्ति करता होगा, जो कार्यालय में जो नियुक्ति करता है, वो अगर वो प्रावधानों को पूरा करने में जो है ना, इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में जो असफल रहने पे 50,000 रुपए का उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। फिर है अगला पॉइंट इस अधिनियम के तहत शिकायत की जांच सही साबित होने पर क्या क्या उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। नियोक्ता अपने नियम के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है।
दूसरा कहता है लिखित माफी मंगवा सकता है। तीसरा कहता है नौकरी से भी निकाला जा सकता है। फिर अगला पॉइंट है कि इस अधिनियम के द्वारा झूठी शिकायत की जाती है, तो अगर किसी महिला के द्वारा झूठी शिकायत की जाती है तो उस पर आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जो है के द्वारा क्या कार्रवाई होगा। तो फिर वही है, महिला से लिखित माफी मंगवा सकती है। ठीक, पहला महिला से लिखित माफी मंगवा सकती है, दूसरा है महिला की पदोन्नति या वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है, और तीसरा है महिलाओं को नौकरी से भी निकाला जा सकता है। ये हो गया पॉइंट पूरा। और एक आखिरी पॉइंट है, ये यहाँ थोड़ा सा जगह बचा था, कहता इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध असंज्ञेय होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध असंज्ञेय होगा। ये अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था अब खत्म हो गया। अब हम लोग सेक्शन पे चलते हैं धारा की ओर। अब शुरू करते हैं धारा। धारा 1 क्या कहता है, नाम, विस्तार, लागू तिथि के बारे में। धारा 2 परिभाषा दिया गया है। परिभाषा इंपॉर्टेंट है इसमें भी, क्या कि 2024 में सब इंस्पेक्टर में एक इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। परिभाषा देखते हैं क्या है। ये कहता है व्यथित महिला। व्यथित महिला वह होती है जिसके साथ इस तरह का कोई यौन उत्पीड़न होता है, वो हो गया व्यथित महिला। समुचित सरकार हो जाएगा। समुचित सरकार केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। अध्यक्ष सी में दिया गया है, बी में समुचित सरकार दिया गया है, सी में अध्यक्ष दिया गया है। अब अगला इंपॉर्टेंट जो धारा ये परिभाषा था वो मैं बता रहा हूँ। एच कहता है आंतरिक समिति। आंतरिक समिति जो बताए हैं आपको कि जिसमें जिस कार्यालय में 10 सदस्य से ज्यादा कार्य करते हो, 10 कर्मी से ज्यादा काम कर रहे हो, वो आंतरिक समिति उसमें गठन करने का प्रावधान है। और एच में आंतरिक समिति और आई में जो है स्थानीय समिति। स्थानीय समिति में है क्या, अगर जिस कार्यालय में 10 से कम सदस्य कार्य कर रहे हो तो उसके बाद ये स्थानीय समिति ये जिला में मौजूद होता है। अगर किसी तरह का अगर कोई यौन उत्पीड़न जैसा मामला आता है तो स्थानीय समिति, जहां संख्या 10 से कम है वहां स्थानीय समिति को परिवाद किया जाता है, कंप्लेन किया जाता है। फिर एन में दिया है लैंगिक उत्पीड़न। ये इंपॉर्टेंट ये भी है, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये और ये और ये। अब अगला ओ में आ जाता है कार्यस्थल। जो इंपॉर्टेंट है परिभाषा में वही मेंशन किया हूं, ध्यान रखिएगा। ओ में आता है कार्यस्थल। कार्यस्थल कोई भी हो सकता है, आप उसमें बताए थे, आपका निजी हो सकता है, सरकारी हो सकता है, या इस तरह से जो भी कार्यस्थल के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। अब धारा 3 कहता है लैंगिक उत्पीड़न से निवारण कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। धारा 4 क्या कहता है, आंतरिक परिवाद समिति का गठन। आंतरिक परिवाद समिति का गठन धारा 4 के तहत वही है जो किसी कार्यालय में 10 से अधिक हो का कर्मी। और धारा 6 कहता है स्थानीय समिति का गठन और अधिकारिता, ये जिला में होता है। इसके बारे में ही आपको पूछ चुका है 2024 में SIPF में 72 रूल। ठीक है, तो ये पूछ चुका है, तो इससे संबंधित एक ध्यान रखें कि हमको याद रखना है इस सेक्शन से। अब धारा 9 कहता है, इंपॉर्टेंट देखिए, धारा 9 है लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद। कोई कंप्लेन करता है उसके बारे में, परिवाद के बारे में। धारा 10 सुलह निपटारा। धारा 11 है आपका परिवाद के बारे में जांच। परिवाद के बारे में जांच, कभी कोई कंप्लेन आता है तो उसके बारे में जांच के बारे में बताया गया है, परिवाद के बारे में जांच। तो ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे कि वन लाइनर है, इसमें ज्यादा कुछ हम ये नहीं डाले हैं इसका परिभाषा का। ये वन लाइनर इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या कि जो हमने टॉपिक में आपको बताया है, और ज्यादातर ये इस टाइप से जैसे
ये स्थानीय समिति का गठन, ये स्थानीय समिति के बारे में पूछ चुका है। तो ये ऑनलाइनर ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट है जिस टाइप से, हम वो उस टाइप से आपके पास रख रहे हैं। फिर चलते हैं अगली धाराओं में। अगर कोई इसका एक्सप्लेन करने वाली बात होगी तो उस धाराओं में करेंगे, नहीं तो इम्पोर्टेंट ये समझिए कि ये जो जो आपको बताया जा रहा है ये इम्पोर्टेंट ही है। अगली धारा 13 है। धारा 13 में देखते हैं। धारा 13 कहता है जांच रिपोर्ट के बारे में। जांच रिपोर्ट के बारे में धारा 13 कहता है। अब धारा 14, मिथ्या या दोषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। अगर कोई महिला झूठा कंप्लेन करता है या कोई उसके लिए झूठा साक्ष्य देता है तो उसके लिए दंड जो है ना धारा 14 के तहत जो है दिया जाएगा। धारा 16 क्या कहता है? धारा 16 कहता है परिवाद और जांच कार्रवाई के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध। मतलब जो कार्रवाई होगा इसका, परिवाद और जांच की कार्रवाई, इसको सार्वजनिक करना प्रतिषेध है। इसको आप प्रकाशन सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, ये आपका धारा 16 कहता है। अब धारा 18 कहता है कि अपील। धारा 18 में है अपील आप कर सकते हैं धारा 18 के तहत। धारा 20 कहता है जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां। इस अधिनियम में जिला अधिकारी का क्या कर्तव्य होगा और क्या शक्ति होगा, जो डीएम महोदय का, वो इसमें बताता है जिला अधिकारी का कर्तव्य और शक्तियों के बारे में इस अधिनियम के तहत। फिर धारा आता है 27। धारा 27 कहता है न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान। कभी कभी जो है न्यायालय खुद भी जो है ना अपराध का अपनी ओर से संज्ञान ले लेता है जब उनके नॉलेज में आता है, न्यायालय के नॉलेज में। तो ये न्यायालय डायरेक्ट भी संज्ञान ले सकता है। अगर कोई कंप्लेंट नहीं भी आया तो भी डायरेक्ट जो है ना संज्ञान धारा 27 के तहत न्यायालय ले सकता है। अब कुछ पॉइंट है, ये धारा 27 का पॉइंट नहीं है, अलग से कुछ पॉइंट है। कहते हैं कार्यस्थल, नहीं कुछ पॉइंट नहीं यहाँ। ये अब आ गया रूल, नियम जो है ना, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण नियम 2013। अधिनियम के बाद नियम, मतलब नियम जो है ना पहले लागू हो गया था। नियम लागू हुआ था 23/4/2013। कभी कभी होता है कि नियम और अधिनियम मान लीजिए एक ही साथ आया, लेकिन अधिनियम को जो है ना लागू होने में टाइम लग गया, लेकिन नियम उसी समय से लागू हो गया। तो उसी में है क्या नियम, यहाँ इसका नियम जो है 23 अप्रैल 2013 से ही लागू हो गया। इसमें कुल नियम जो है 15 है। कुल नियम 15 है। नियम 1 में तो जानते ही है कि नाम विस्तार लागू रहता है। 2 में परिभाषा है, परिभाषा 2। ए में है अधिनियम। अधिनियम बोलिए तो अधिनियम हो जाएगा आपका इसका अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के बारे में बोल रहा है, अधिनियम। और बी कहता है आपका शिकायत जो किया जाता है। सी कहता है शिकायत समिति, जो समिति होता है इसका, शिकायत समिति। डी में है कि घटना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डी में घटना के बारे में बताता है। ई बताता है धारा के बारे में, और एफ बताता है विशेष शिक्षक के बारे में, जो इसके जानकार होता है उसके बारे में बताता है, विशेष शिक्षक के बारे में। अब इसमें आते हैं धारा 6 में, जो इम्पोर्टेंट धारा 6 लगा, चलिए मैं मेंशन कर दिया कि लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत, लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत के बारे में बताता है आपका धारा 6। और धारा 7 कहता है कि शिकायत की जांच का ढंग, मतलब शिकायत का जो है जांच करने का तरीका क्या होगा, ढंग क्या होगा, उसके बारे में धारा 7 कहता है। तो यहाँ ये हमारा ये भी माइनर एक्ट जो है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ ह्यूमन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 ये समाप्त हो गया। अगर इसमें किसी भी प्रकार को आपको लगे कि कमी है तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।
और जाते जाते एक बात और कहेंगे कि आप अगर 72 सब इंस्पेक्टर के लिए आप बैठने के इच्छुक हैं तो आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साथ साथ करंट को लेके चलें। तो लगातार मेहनत करें, हर रोज़ 4 घंटा 5 घंटा स्टडी करें। आपके लिए काफ़ी आने वाले समय में परीक्षा के टाइम तक बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। उस समय आप परेशान नहीं होंगे और जितना हमसे हो सकता है हम आपका सहयोग करते रहेंगे क्लास के माध्यम से। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।